ओके, सो आज हम बात करेंगे अबाउट द मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व करे। अब तक जो हम देख चुके हैं, हमने देखा ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड, उसके बाद हमने उसकी पाल्सिस डिस्कस करी, हमने ट्राइजेमिनल नर्व को डिस्कस करा, एब्ड्यूसन को हमने डिस्कस करा, उसके साथ साथ हमने क्रेनियल नर्व देखी। आज अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्पाइनल कॉर्ड एरिया को इन्वॉल्व करता है, उसकी डिमाइलिनेशन करवाता है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटेड टू द डोर्सल कॉलम। अगर डोर्सल कॉलम को मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अगर डोर्सल कॉलम डीमाइलिनेट होना शुरू हो जाए तो क्या होगा अबाउट द डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम जो है ये इन्वॉल्व होता है हमारा फाइन टच, डिस्क्रिमिनेटिव टच, प्रोपर रिसेप्शन, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल टच जो होता है, इन सारों में हेल्प करता है हमारा डोर्सल कॉलम। इन केस अगर डीमाइलिनेशन होती है तो फाइन टच, प्रोपर रिसेप्शन विल बी फिनिश्ड, वेनिश्ड, कोई प्रोपर रिसेप्शन नहीं होगी। रीजन हम देखते हैं क्यों, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूड टच एंड डिस्क्रिमिनेटिव टच। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस थिंग आल्सो। डिस्क्रिमिनेटिव टच या फाइन टच, ये वो टच होता है जहां अगर आपको कोई टच करे, वो टच स्टिमुलस तो आपको फील होता ही होता है, उसके साथ साथ आप उसको लोकलाइज कर देते हैं कि किस लोकेशन पे हो रहा है या कहां से हुआ है, मुझे स्टिमुलस कहां से मिला है। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेटिव टच और फाइन टच। ओके, तो डोर्सल कॉलम की अगर डीमाइलिनेशन होती है तो यू विल लूज अबाउट व्हाट, देयर विल बी नो एनी प्रोपर रिसेप्शन, प्रियोसेप्शन, absence of fine touch or discriminative touch. There will also be no vibration. वाइब्रेशन को भी आप फील नहीं कर सकते। ये सारा काम है डोर्सल कॉलम का। ओके, नेक्स्ट द सेकंड वन इज कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, अबाउट द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, जैसे कि हमें पता है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। वाई, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि आ रहे हैं हमारे, वो यहाँ पे इसके बाद जब ये कॉर्टेक्स को क्रॉस करते हैं उसके बाद जाके सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट होते हैं। अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो, इसकी डीमाइलिनेशन हो, इट्स मीन कि अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन हो रही है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लीजन है, ऑलवेज रिमेंबर अ बिग प्लस। ओके, बिग प्लस मीन कि देयर विल बी हाई टोन, reflexes will be present, high reflexia, pathological reflexes will also be present, उसके साथ साथ जो पावर होती है वो भी ज्यादा होती है। सो हाई पावर, हाई टोन, along with this उसके साथ साथ क्या होता है, टोन, पावर, और उसके साथ होता है हाइपर रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सिया, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस विल बी पॉजिटिव, reflexes positive. Other than this, the classical example is Babinski sign. Babinski sign will be present. So, in case of corticospinal tract lesions, it's mean there is a lesion of upper motor neuron. अगर upper motor neuron की lesion है, तो there will be a big plus. Big plus mean कि power will be low and tone will be high, reflexive will be high, and pathological reflexes will be positive. Babinski sign will be प्रेजेंट। ओके, बेबिंस्की साइन क्लासिकल एग्जांपल है जब हम अपनी टो को उसके ऊपर हम एक शार्प ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर जाते हैं तो देयर विल बी अपर फ्लेक्शन ऑफ द थम्स। तो थंब जो है या बिग टो जो है हमारा वो ऊपर की तरफ आता है, बाकी जो फिंगर्स होते हैं वो डाउनवर्ड जाती है। दिस इज नोन एज बेबिंस्की साइन। सो बेबिंस्की साइन विल बी प्रेजेंट। ओके, अदर देन दिस, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम न्यूक्लाई, सही है, अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एएनएस इन्वॉल्वमेंट, एएनएस के इन्वॉल्वमेंट के अंदर क्या होगा, अगेन इफ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एएनएस, फॉर श्योर देयर विल बी यूरिनरी एंड फीसिस इनकॉन्टिनेंस, urinary incontinence, feces incontinence, and for sure there will be hypertension also, increased BP. All these things are related to the ANS involvement. Okay,
अदर देन दिस, इफ और इंटीरोलेटरल थैलेमिक स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, अगर इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, इंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, थैलेमिक ट्रैक, तो क्या होगा? ये जो है हमारा इन्वॉल्व होता है किस में भला? अगेन पेन, अगेन टच, कौन सा? क्रूड टच। अगेन वंस अगेन क्रूड टच इज वो वाला टच या नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच जिसमें आपको सेंसेशन तो फील होती है कि समथिंग इज टचिंग मी, ओके, बट यू कांट लोकलाइज दैट। आप जो है लोकेशन को प्रॉपर बता नहीं सकते किस लोकेशन से हो रहा है। उसके साथ साथ टेम्परेचर एंड पेन, ये सारा काम है एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का। अगर इसकी डीमाइलिनेशन होती है तो देयर विल बी लेस पेन, लेस टच, लेस टेम्परेचर एंड लेस पेन, मतलब नो पेन इफ आई कैन से इट। और इसमें क्या हो रहा है कि एंटीरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अगर डीमाइलिनेशन हो रही है तो पेन भी गायब, टच सेंसेशन, टेम्परेचर और साथ में जो है ये सारी चीजें गायब हो रही है। पेन, टच और I just write it by mistakenly, sorry, pain 2 times its pressure. There will be no any pressure. This is all about the anterolateral spinothalamic tract. Okay, what next? The next one is if or dorsal and ventral cerebellum is involved. Ventral cerebellum is involved. तो क्या होगा? For sure there will be ataxia. ओके, क्योंकि ये पोजीशन को जो डॉर्सल और वेंट्रल सेरिबेलम है ये इन्वॉल्व होता है पोजीशन को मेंटेन करने में, ठीक है, पोस्चर को मेंटेन करने में और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने में। अगर इसकी डीमाइलिनेशन होती है सेरिबेलम की, देयर विल बी इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और इनकोऑर्डिनेटेड पोजीशन, सो कंडीशन इज नोन एज ataxia. ओके, ऑल अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड लीजन. ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट वन थिंग. Let me here write here Charcot triad. इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एग्जाम में अक्सर पूछते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड व्हाट इज द चारकोट ट्रायड, सो यू हैव टू आंसर अबाउट दिस आल्सो. लेट मी एक्सप्लेन हियर. अगेन वन, निस्टिग्मस, जो हमने देखा एब्ड्यूसन नर्व से रिलेटेड कि आई जो है अगर लेटरल साइड पे एब्ड्यूसन नर्व जो है इनर्वेट कर रहे हैं और इफ आई वांट टू लुक एट द राइट साइड तो मेरी राइट आई जो आ रही है लेकिन जो ओकुलोमोटर नर्व है वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहा ड्यू टू द डीमाइलिनेशन पाथवे, और जो हमारा था मीडियल लॉन्गिट्यूडल फेसिकुलस वो पाथवे डीमाइलिनेटेड था, उस वजह से ओकुलोमोटर प्रॉपर रिस्पांस नहीं कर रहा था और आई जो है लेफ्ट वाली जो कन्वर्ज अपनी पोजीशन पे रहती थी और राइट वाली प्रॉपर रोटेट. दिस कंडीशन इज नोन एज निस्टिग्मस. ओके, अदर देन दिस dysarthria मीन डिफिकल्टी इन स्पीच. ओके, अदर देन दिस विल बी, जैसे हमने इस ataxia से रिलेटेड पढ़ा था कि जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें हम जो है थंब लेकर जाते हैं आई टू या नोज टू थंब, उसमें हम क्या करते थे कि जैसे थंब एक दूसरे के पास आते थे तो इंटेंशन ट्रेमर स्टार्ट होते थे. सो देयर विल आल्सो बी प्रेजेंस ऑफ इंटेंशन ट्रेमर्स. डोंट फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स प्लीज. निस्टिग्मस, डिसआर्थरिया, इंटेंशन ट्रेमर्स, दीज आर द चारकोट ट्रायड. ओके, हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं अपने मल्टीपल स्क्लेरोसिस को? मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोज लगाने के लिए जो हम सबसे पहला टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होता है एमआरआई. एमआरआई के अंदर क्या होता है? एमआरआई हम दो टाइप्स के लेते हैं, एमआरआई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो रहा है और ब्रेन भी हो रहा है, जैसे कि हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस करा पैथोजेनेसिस में. ओके, एमआरआई भी दो टाइप्स के लेते हैं हम, कॉन्ट्रास्ट एंड विदाउट कंट्रास्ट. उसके बाद क्या क्या चीजें उसमें देखते हैं? पैरावेंट्रिकुलर एरिया, उसके साथ हम देखते हैं ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम, ये सारी चीजें हम देखते हैं एमआरआई के अंदर. अदर देन एमआरआई एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट देते हैं सेकंड लाइन में, विजुअल इवोक पोटेंशियल. हम इसमें कंडक्शन वेलोसिटी को चेक करते हैं, ठीक है. अदर टेस्ट इसके अलावा, इन दोनों के अलावा अदर टेस्ट करते हैं हम लंबर पंक्चर, और उसमें से हम देते हैं सीएसएफ और उसमें हम चेक करते हैं एंटीबॉडीज वगैरह देखते हैं, और साथ में अदर जितने व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो चेक करते हैं, बिकॉज डीमाइलिनेशन उसी की वजह से हो रही है, ठीक है. तो हम उसके अंदर क्या क्या देखते हैं
कि उसके अंदर एक तो एंटीबॉडी का प्रेजेंस और दूसरा होता है प्लियोसाइटोसिस, इंक्रीज सेल नंबर, जिसमें हैविंग लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह होती है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की। हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो इसकी पैथोजेनेसिस आ रही है, सबसे पहले वी हैव टू कंट्रोल और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, सही है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हम अपने लिम्फोसाइट्स को या जो हमारे टी सेल्स है हम उसको कैसे स्टूपिड बनाएं, सही है, कि वो मैलिन शीट की बजाय किसी और चीज पे अटैक करें, हम ऐसे कौन सी ड्रग्स दें। थर्ड, हम देखेंगे कि जो लिम्फोसाइट्स आ रहे थे उस लिम्फोसाइट्स को हम ब्लॉक कैसे करें कि उसकी जो है मार्जिनेशन या कीमोटैक्सिस ना हो, सही है। ओके, अदर देन दिस हम उसके साथ साथ जो है सीएनएस लेवल के ऊपर ही क्या करेंगे, जो लिम्फोसाइट्स का लेवल है उसको डिक्रीज करेंगे ताकि वो डिस्ट्रॉय ना करे, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो है उसको आगे ना चलाए। द फिफ्थ वन इज हम क्या करेंगे कि अपने सेल्स को थोड़ा सा जो है स्टूपिड बनाएंगे कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फौरन रिस्पॉन्स ना दे, सही है, थोड़ा सा उसको जो है कवर करने की कोशिश करें या हजम करने की कोशिश करें, सही है। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हम वो भी देखेंगे। और अब तक जो है हम जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो रिलैप्सिंग है या रेमिटेंट स्टेजेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रीटमेंट, द वेरी फर्स्ट ड्रग इज इंटरफेरॉन बीटा 1A एंड बीटा 1B। हम देते हैं इंटरफेरॉन जो कि इम्यूनोमोडुलेटरी होते हैं, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं, सही है। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं ये उस रिस्पॉन्सेज की इंटेंसिटी को कम करते हैं या उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं इंटरफेरॉन बीटा A1 और बीटा 1A और बीटा 1B। उसके अलावा ये क्या करते हैं, उसके अलावा ये है इसके एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें तो एडवर्स इफेक्ट के अंदर इसका ये आता है, एक तो इंजेक्शन साइड पे रिएक्शन होते हैं, दूसरा डिप्रेशन के अलावा इसके अंदर अदर जो चीजें आती है जैसे इंजेक्शन साइड पे रिएक्शन शो होना और उसके अलावा ईचिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इसके एडवर्स इफेक्ट में आती है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दे आर इम्यूनोमोडुलेटरी in nature. Okay, control inflammatory responses of the cell, what should be adverse effect is डिप्रेशन के अलावा इसके अंदर क्या हो सकता है, इंजेक्शन साइड रिएक्शन, जहां पे इंजेक्शन लगाते हैं उस साइड के ऊपर जो है रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं, इंजेक्शन साइड रिएक्शन। अगेन अदर देन दीज टू थिंग्स जो इसके और एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसमें हमारे पास हेपेटिक एंजाइम इंक्रीज होते हैं और देयर विल बी फ्लू लाइक सिम्टम्स। सो इंक्रीज इन अ हेपेटिक एंजाइम एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स is all about the interferon beta 1A and beta 1B. So अब तक हमने सिर्फ एक चीज करी है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस थे हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, सही है। उसके अलावा जो हमारे अपनी टी सेल्स है जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं, जो सेंस कर रहे थे मैलिन प्रोटीन को, और वो बता रहे थे कि मैंने आपको कहीं और देखा था और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वहां पे जाके उसके डिस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर रहे थे या इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहे थे। उस टी सेल को जो है स्टूपिड बनाने के लिए हम दूसरी ड्रग देते हैं जिसका नाम है ग्लेटिरमर। ग्लेटिरमर क्या करते हैं, ये सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड है। सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड होने की वजह से ये क्या करते हैं, टी सेल्स को धोखा देते हैं, टी सेल्स को स्टूपिड बनाते हैं। देयर स्ट्रक्चर इज सेम लाइक अ मैलिन शीट और मैलिन प्रोटीन। So instead of attacking of T cells
on the myelin sheath, they are now attacking on the ग्लेटिरमर। ठीक है, ग्लेटिरमर जो है पॉलीपेप्टाइड है, सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड, जिसके अंदर भी मैलिन जैसे जैसे मैलिन प्रोटीन है वैसे सेम ही होती है। तो टी सेल्स उसको भूल जाते हैं और इसके ऊपर अटैक करने शुरू कर जाते हैं, और हम जो कि एक बार बार फ्लेयर आ रहे थे उस फ्लेयर को कंट्रोल करने में जो है ये हेल्प करते हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो दे आर सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड। ये भी जो होता है दे seems like a myelin, this seems like a myelin sheath. So T cells attack on glatiramar instead of myelin sheath। अब जो है हमारी myelin sheath उसके टी सेल्स के अटैक से बच रही है। सो जो है ये फ्लेयर कम होंगे और उसके अलावा न्यूरॉन जो हमारे है उसके ऊपर प्लेक्स नहीं आएंगे, देयर विल बी नो एनी स्क्लेरोसिस। सो हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को इस वे में कंट्रोल करते हैं। व्हाट कुड बी द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लेटिरमर? ग्लेटिरमर के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, देयर विल बी फ्लशिंग, चेस्ट पेन के अलावा इसमें हो सकते हैं ईचिंग। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ग्लेटिरमर। ओके, ये तो हो गए हमारे, अब तक हमने कंट्रोल करा इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को और टी सेल्स को स्टूपिड बनाया। व्हाट अबाउट द लिम्फोसाइट्स? जो वहां से बार बार लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? द ड्रग ऑफ चॉइस विच इज नोन एज फिंगोलिमोड। ये ड्रग क्या करती है? लिम्फोसाइट्स का जो मार्जिनेशन हो रहा है या जो केमोटेक्सिस हो रही है उस चीज को डिक्रीज करने के लिए हम फिंगोलिमोड देते हैं। फिंगोलिमोड क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स को ब्लॉक करती है कि तुम यहाँ पे मत आओ, एवरीथिंग इज फाइन। सो दे हेल्प इन कंट्रोलिंग टी lymphocytes migration फिंगोलिमोड। अदर देन दिस एक और चीज जो हम यूज करते हैं, और वो किसके लिए यूज करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द सेल। अगर किसी सेल के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अपने जो लिकोट्रिन्स या इंटरल्यूकिन जो होते हैं वो रिलीज करता है। सेलुलर या जो हमारे सेल मेडिएटेड वो होते हैं सेलुलर मेडिएटर, ठीक है, जो कि वेसोडाइलेशन करवाते हैं, परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, साथ साथ वास्कुलर रिस्पॉन्सेस जो है उसमें हेल्प करवाते हैं। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग देते हैं डाइमिथाइल ईथर। ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सेल को लेस सेंसिटिव बनाते हैं कि कोई भी अगर स्ट्रेस आता है तो एकदम से फायर नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाओ। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, हेल्प इन कंट्रोलिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, अदर देन दिस हम और भी ड्रग फैमिली देते हैं जिसको हम आप याद कर सकते हैं। अली द नाइस वन। ओके, अली मीन अल्तुसुमाब। Natalizumab and ocrelizumab। हम ये जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये भी दे सकते हैं, ये वाली ड्रग्स। और जो ऑक्रेलिजुमाब है ये पहली ड्रग थी जिसको अप्रूव किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बट इसके भी साइड एडवर्स इफेक्ट ये होते हैं कि ये जाके इन्फेक्शियस एजेंट को प्रमोट करती है। ओके, व्हाट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डाइमिथाइल ईथर? द ओनली एडवर्स इफेक्ट इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये इसका जो है एडवर्स इफेक्ट है डाइमिथाइल ईथर का। ओके, व्हाट अबाउट द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट?
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्पास्टिसिटी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद इमोशंस, सही है कि वो वॉक करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है, यूरिनरी डायसफंक्शन हो सकता है उनको, जैसे अभी हमने डिस्कस करा यहाँ से कि अगर एएनएस की प्रॉब्लम आ रही है तो देयर विल बी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीसिस इनकॉन्टिनेंस, सही है। इन सब चीजों को हम, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे एएनएस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीसिस इनकॉन्टिनेंस वगैरह जो है वो आ रही है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कॉन्स्टिपेशन है, स्पास्टिसिटी है, उसके अलावा यूरिनरी जो इनकॉन्टिनेंस है या डायसफंक्शन है, इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, जिसको हम कहते हैं दालफाम्प्रिडिन, ठीक है। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द सिम्टोमेटिक और सिम्टम्स ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, स्पास्टिसिटी मीन कि प्रॉब्लम होती है वॉकिंग में। उसके साथ साथ इसके अलावा जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है या फीसिस इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, इन सब को ट्रीट करने के लिए हम ड्रग देते हैं दालफाम्प्रिडिन। इससे क्या होता है कि मूवमेंट उसकी सही हो जाती है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो पेशेंट होता है वो प्रॉपरली अच्छे से मूवमेंट कर सकता है, उसके साथ साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और फीसिस इनकॉन्टिनेंस भी नहीं होती।